नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अगस्त 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो में लेकर आ चुका हूं। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। अगस्त मंथ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो सीरीज में स्टार्ट किया हूं दोस्तों, ये 2 सालों से चल रही है। यानी हर एक महीने की आप करंट अफेयर की 2-2 पार्ट में वीडियो पा सकते हैं हमारे चैनल पर। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पर सर्च कीजिएगा। आप किसी भी महीने की जाकर के करंट अफेयर देख सकते हो। इन सबकी करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल, क्विज वगैरह सब कुछ बिल्कुल फ्री में दी जाती है हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप बिल्कुल फ्री में क्विज वगैरह भी प्राप्त कर सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ई बुक वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, ये देखिए 2 पार्ट में बनता है वीडियो। पहला पार्ट ये है पूरे महीने का निचोड़ का, 2 पार्ट आएगा। एक पार्ट में हम लोग 1 तारीख से 15 तारीख के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख के करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जैसा कि हर महीने किया जाता है। ओके, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। इस वजह से वीडियो को आपको केयरफुली देखना ही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों पीवी सिंधु, पुरसेला वेंकटा सिंधु। ये ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ पर भारतीय कर लीजिएगा, पहली भारतीय वे महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तब तो आप बताएंगे सुशील कुमार। ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार जो हैं ये रेसलर हैं, ये 2 बार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पूछा जाए तब आप बताएंगे पीवी सिंधु। सुशील कुमार इससे पहले दोस्तों 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। फिर 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। जबकि पीवी सिंधु जो हैं ये 2016 का जब रियो ओलंपिक हुआ था तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इसके बाद 2021 का या कहें टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है पीवी सिंधु ने। ओके, तो ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं जबकि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक या कहें ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली। इस बार देखिए कितने मेडल मिले ओलंपिक में भारत को, तो 7 मेडल टोटल मिले हैं ओलंपिक में। ओलंपिक पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जरूर देखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप अगर ये करंट अफेयर वीडियो देख रहे हो, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का है। तो आप लोग टोक्यो ओलंपिक की दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। एक तो ओलंपिक के पहले मैंने बनाया था, ओलंपिक के पहले के सारे क्वेश्चन, एक ओलंपिक के बाद सारे क्वेश्चन को कवर करके बनाया हुआ था वीडियो। तो दोनों वीडियो देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर रिवीजन मैं आपका करा दे रहा हूँ। 7 मेडल आए थे भारत के इस बार। ठीक है, 7 मेडल में एक तो पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, सबसे पहले चलिए बड़े से शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्ड, इकलौता गोल्ड आया नीरज चोपड़ा के नाम जेवलिंग थ्रो में, तो 1 गोल्ड मिला है भारत को। ठीक है, इसके साथ ही 2 सिल्वर मिला है। 2 सिल्वर मेडल में एक तो सिल्वर मेडल मिला है रवि कुमार दहिया को और एक मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू दोस्तों ये ओलंपिक में, इस बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी, ये भी याद रखना है। सबसे पहला मेडल मीराबाई चानू ने लाया, तो 2 सिल्वर मेडल हो गए। इसके बाद दोस्तों 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 4 ब्रॉन्ज में एक देखिए पीवी सिंधु का ब्रॉन्ज है, एक बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज है, एक इंडियन हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल है और एक है लवलीना। लवलीना भी एक बॉक्सर है दोस्तों, इनके नाम है एक ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 मेडल टोटल आए हैं इंडिया के। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है। एक्चुअली में 1 अगस्त 2019 को दोस्तों केंद्र सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध बनाने के लिए एक कानून पास किया था। ठीक है, कानून बनाया था 3 तलाक के खिलाफ। इसी के बाद से ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। तो इस बार दोस्तों देखिए 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। क्लियर, इस बार दूसरी बार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया? तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 लंदन में आयोजित किया गया। कहां पर? लंदन में आयोजित किया गया। जुलाई 2021 में ही ये शुरू हुआ था। इसकी सह अध्यक्षता दोस्तों ब्रिटेन के साथ साथ केन्या ने की। देखिए ब्रिटेन की राजधानी होती है लंदन और इसके साथ साथ केन्या जो है ये भी सह अध्यक्षता किया था, केन्या कंट्री जो है। क्लियर, तो यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और केन्या के प्रेसिडेंट उरुहु केन्याटा, इन दोनों के द्वारा सह मेजबानी की गई इस समिट की, ग्लोबल एजुकेशन समिट की। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों वंदना कटारिया।
वंदना कटारिया ये इंडियन विमेन टीम की हॉकी प्लेयर हैं और ये दोस्तों लगातार 3 गोल करके ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। वंदना कटारिया ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया था, किसका, महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय का अपने। ठीक है, बाकी इंडियन विमेन हॉकी टीम के बारे में बात करें तो ओलंपिक में ये 4थे स्थान पर इस बार पहुंची है। बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, इस बार बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडियन विमेन्स हॉकी टीम की। 4थे नंबर पर ओलंपिक में सफर खत्म हुआ। रानी रामपाल जी दोस्तों ये इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों ई रूपी नाम का एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये एक प्रकार का वाउचर सिस्टम होगा। इस पर मैंने आपको वीडियो बना करके दी हुई है, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, उसको याद रखिएगा। आने वाला जो जमाना है, समय है, वो इसी पर डिपेंड होने वाला है, ई रूपी पर। जैसे आप यूपीआई सिस्टम यूज करते हो, देखिए यूपीआई जब से आया तब से बिल्कुल ट्रांजेक्शन सिस्टम बिल्कुल बदलाव आ गया इसमें, ऐसे ही ई रूपी आएगा। ई रूपी एक वाउचर सिस्टम होगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी खास प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कोई पेमेंट की जाती है तो पेमेंट के बजाय उसे वाउचर दे दिया जाएगा। अब वही व्यक्ति यूज कर पाएगा उस वाउचर का, और दूसरी चीज की उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए वो यूज कर सकता है वाउचर, जिसके लिए वो वाउचर बना करके दिया गया है। तो इससे सरकार के द्वारा जब वाउचर जारी किए जाएंगे क्यूआर कोड के माध्यम से या एसएमएस स्ट्रिंग के माध्यम से, तो डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे और वो व्यक्ति जो होगा उसका यूज उसी काम के लिए कर सकेगा जिसके लिए वो वाउचर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नासा ने निसार प्रोजेक्ट 2023 के लिए किससे समझौता किया? तो नासा ने दोस्तों इसरो के साथ समझौता किया है निसार प्रोजेक्ट के लिए। निसार प्रोजेक्ट बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट रहा है दोस्तों काफी दिनों से। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो ये निसार का फुल फॉर्म है। एक प्रकार से ये सिंथेटिक एपर्चर रडार के रूप में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। 2023 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाना है। तो नासा और इसरो मिल करके इसे लॉन्च करने वाले हैं एक हाई क्वालिटी के रडार इमेजिंग सैटेलाइट की तरह। ठीक है, नासा के बारे में अगर बात करें तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी जब भारत में डीआरडीओ स्थापित हुआ था। नासा का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? नासा का हेडक्वार्टर दोस्तों है वाशिंगटन डीसी में। इसके नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन। नाम याद रखना है आपको, बिल नेल्सन इसके नए प्रेसिडेंट हैं। इसरो के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त के दिन 1969 में 1969 को, और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान जी। बेंगलुरु में ये हेडक्वार्टर्ड है। अगला क्वेश्चन, किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो दोस्तों म्यांमार के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है। अब देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, अभी 6 महीने पहले वहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ था। सैन्य तख्ता पलट कब हुआ था? जब वहां की जो काउंसलर हैं आंग सान सूकी और जो वहां के प्रेसिडेंट थे यू विन मिंट, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया वहां के सेना प्रमुख ने। उसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया था। इसके बाद सैन्य तख्ता पलट ये हो गया था। यानी सरकार को गिरा करके सेना के द्वारा अगर तख्ता पलट कर दिया जाता है सरकार का, तो उसे कहते हैं सैन्य तख्ता पलट। तो वहां के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने किया था। सेना प्रमुख का नाम याद रखना आपको, मिंग आंग हलिंग। ठीक है, ये थे वहां के सेना प्रमुख। अब इन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर लिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है, म्यांमार का। अगला देखते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन नियुक्त हुए? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक दोस्तों नियुक्त हुए हैं दीपक दास। ध्यान रखिएगा, ये सीजीए है। सीजीए अलग होता है और सीएजी यानी कैग अलग होता है। सीजीए का मतलब हुआ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जबकि सीएजी का मतलब हुआ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में कैग जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के, और जो सीजीए हैं वो हैं दीपक दास जी जो कि नए नियुक्त हुए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय बिजनेसमैन को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों साइरस पूनावाला जी को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। साइरस पूनावाला जी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। अभी वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला, जो इन्हीं के बेटे हैं आधार पूनावाला।
इन्हीं के बेटे हैं, वर्तमान में सीईओ हैं। लेकिन इनके पिताजी जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जिसने अभी हाल ही में कोविशील्ड का प्रोडक्शन किया है, तो उस कंपनी के संस्थापक साइरस पूनावाला को दिया जाएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 100% कोविड-19 वैक्सीन वाला भारतीय शहर पहला कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भुवनेश्वर, पहला भारतीय शहर जो 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है। ओके। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो दोस्तों पुरुष एकल यानी मेन सिंगल में टेनिस में गोल्ड मेडल जीत लिया है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अलेक्जेंडर जेवरेव जो हैं ये जर्मनी के हैं और इन्होंने रसिया के कारेन खचनेव को हरा करके जीता है गोल्ड। ठीक है। देखिए बहुत ही खास, बहुत ही एक अद्भुत बात है, अलेक्जेंडर जेवरेव अभी तक एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में ये जीत गए गोल्ड मेडल बिना किसी अभी तक ग्रैंड स्लैम खिताब के। ग्रैंड स्लैम आपको पता होगा दोस्तों, टेनिस का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, सबसे चर्चित टूर्नामेंट होता है। तो अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं है, लेकिन इनका एक गोल्ड मेडल हो गया ओलंपिक में, वो भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये तो रही मेंस की बात। विमेंस सिंगल की अगर बारे में बात करें तो किसने जीता है? बेलिंडा बेंकिक ने। याद रखिएगा बेलिंडा बेंकिक जो है ये विमेंस सिंगल का जीती हैं और ये स्विट्जरलैंड की हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्डनेंस फैक्ट्री ने किस नाम से एक नया हथियार लॉन्च किया? तो आर्डनेंस फैक्ट्री ने दोस्तों अभी हाल ही में त्रिची नाम का एक नया हथियार लॉन्च किया है। ये असॉल्ट राइफल्स का ही एक छोटा संस्करण है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में इसका जो सेंटर है तमिलनाडु आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली, उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में बात करें तो ये 1712 में ही स्थापित हो गई थी। कोलकाता में ये हेडक्वार्टर्ड है। वर्तमान में महानिदेशक हैं इसके CS विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LIC का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो LIC का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों मिनी आईपे को। देखो LIC में 4 होते हैं प्रबंध निदेशक, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। LIC के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और एक डायरेक्टर या कहें एक जो होता है अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में MR कुमार जी। ठीक है। इनका कार्यकाल भी अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। लेकिन 4 जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 में देखिए, एक है मिनी आईपे जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त की गई, एक मुकेश कुमार गुप्ता है, एक है राजकुमार और चौथे हैं सिद्धार्थ मोहंती। क्लियर। तो ये 4 हुए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ओके। LIC के बारे में जानिए। 1956 में ये स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और MR कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक बार फिर से जीत लिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्कॉच अवार्ड। इस बार इसको 4 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। 4 स्कॉच अवार्ड में एक प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड है, एक गोल्ड स्कॉच अवार्ड है और 2 इसको सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिले हुए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो रवि कुमार दहिया दोस्तों ये रेसलर हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। देखिए 2 सिल्वर मेडल आए हैं अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया। एक तो सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया के नाम और एक सिल्वर मेडल आया है मीराबाई चानू के नाम। तो 2 सिल्वर मेडल मिले हैं इंडिया को। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक पर अगेन बता रहा हूं, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका दिया गया है, वहां से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और क्वेश्चंस तो बनने ही बनने हैं। ठीक है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं, BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाई? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों लद्दाख में बनाई गई है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सड़क। BRO दोस्तों जो बॉर्डर एरिया में जो भी सड़क वगैरह बनती है ना, यही बनाता है BRO ही। ठीक है। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इनका नाम याद रखना है, राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल। 1960 में स्थापित हुआ था और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो इसने जीता है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। देखिए ये सारे क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं जिससे जब मैं इसकी क्विज दूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप वीडियो देखो तब ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लो एटलीस्ट। ठीक है। तो इस वजह से ओलंपिक के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो भी क्वेश्चंस जो भी मेडल जीते हैं। चलिए, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। इसके कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जी दोस्तों फ्लैग वियरर भी थे। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ये 2 थे
फ्लैग बीयरर यानी ध्वजवाहक टोक्यो ओलंपिक में इस बार, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी के। अगर आपसे पूछा जाए क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे, तो क्लोजिंग सेरेमनी के दोस्तों बजरंग पूनिया थे, ठीक है। अभी दोस्तों शुरू होने वाला है पैरा ओलंपिक, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए तो बने रहिए यहाँ पर। देखिए 40 वर्षों के बाद आया है कोई मेडल, इंडियन टीम को प्रो भी आया है ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले 1980 में जीता था इंडिया ने गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड जीता था 1980 में। इंडियन हॉकी टीम की दोस्तों टोटल हो गए हैं 13 मेडल, जिसमें से 8 तो गोल्ड हैं, 1 सिल्वर मेडल मिला था और 3 अब हो गए हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको याद रखेंगे आप। अगला, किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च किया? तो भारत का पहला भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया, इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। क्या नाम है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम है। जो भी भूकंप वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो इनके बारे में ये पहले से जानकारी दे देगा, लोगों को चेतावनी दे देगा। ओके, अगला, हाल ही में किसने बालाकोट एयर स्ट्राइक नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है मनन भट्ट ने। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मनन भट्ट। ओके, बहुत ही फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम अब बदल करके दोस्तों रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसकी घोषणा की है। खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब ये जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, एक मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार दिया जाता था पहले से ही वो दिया जाता रहेगा, वो केवल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, लेकिन ये क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। तो खेल रत्न जुड़ जाएगा तो ये खेल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार अब कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत कब से हुई थी? 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में। पहले विजेता इसके कौन है? तो पहले विजेता दोस्तों हैं कौन? विश्वनाथन आनंद। ओके, अगला क्वेश्चन, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? तो ईरान के नए प्रेसिडेंट दोस्तों बन गए हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी आए हैं हसन रूहानी की जगह पर, ठीक है। तो इब्राहिम रईसी जो होंगे ये नए प्रेसिडेंट होंगे। ये पहले जज हुआ करते थे, वहां के मुख्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। इन पर अमेरिका ने कई सैंक्शंस भी ऑलरेडी लगाए हुए हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, ईरान की करेंसी तोमान हो चुकी है, इसको भी याद रखना आपको। अगला, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों डॉक्टर धृति बनर्जी। कौन? डॉक्टर धृति बनर्जी। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली महिला ये अध्यक्ष बनी है। अभी तक 1916 में स्थापित हुआ था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में। अगला है, भारत द्वारा किस देश में बनाई गई जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो भारत के द्वारा भूटान में दोस्तों एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, या कहें कि बनाया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। उसमें भारत ने इस प्रकार से टेक्नोलॉजी यूज की है। तो भारत के सिविल इंजीनियरिंग को दोस्तों एक इसकी प्रशंसा करते हुए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है लंदन द्वारा। लंदन में एक स्थित है सिविल इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा सम्मानित किया गया है ब्रूनेल मेडल से। तो याद रखना है, भूटान में भारत के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अगला देखते हैं। अच्छा, भूटान दोस्तों पहला ऐसा देश है जहां पर यूपीआई शुरू किया गया है भारत के द्वारा। यानी यूपीआई जो पेमेंट सर्विस सिस्टम है ना, ये किसी विदेश में अगर शुरू करने की बात की जाए तो सबसे पहला देश कौन सा हुआ? भूटान, जहां पर यूपीआई सर्विस शुरू किया गया इंडिया के बाद, ठीक है। अगला, हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने की घोषणा की? तो लियोनेल मेसी, इन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा कर दी है। 18 वर्षों तक ये बार्सिलोना क्लब से जुड़े थे और अब ये फिलहाल छोड़ दे रहे हैं इसे, ठीक है। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में गोल करने वाले ये खिलाड़ी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम इंटरनेशनल मैचेस में गोल है। सेकंड पर हैं सुनील छेत्री जो कि भारत के हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी ही हैं। अगला, अच्छा कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? अर्जेंटीना के हैं, ये भी याद रखना आपको। अगला, दुनिया में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर किसे चुना गया? तो एक बार फिर से दोस्तों लंदन को चुना गया है दुनिया में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर, छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये जारी की गई है रिपोर्ट क्यूएस के द्वारा। क्यूएस के द्वारा ही तो यूनिवर्सिटीज वगैरह की रैंक भी जारी की जाती है। ओके, तो इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्रों की लिस्ट में अगर बात करें, टॉप 3 में लंदन है, म्यूनिक है सेकंड पर और थर्ड पर है सियोल और टोक्यो, दोनों एक साथ। अगला देखते हैं।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? तो पहला और इकलौता गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रोअर में। इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका है। ओके, नीरज चोपड़ा ने, तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। हरियाणा के रहने वाले हैं, नायब सूबेदार की रैंक पर ये अभी तक थे। ठीक है, अभी इनकी रैंक भी हो सकता है प्रमोट हो जाए आने वाले कुछ ही दिनों में। ये भारत के लिए ये इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो दूसरा गोल्ड है, और अगर एथलेटिक्स में देखा जाए तो इकलौता गोल्ड है। अभी तक एथलेटिक्स में कोई सा भी गोल्ड नहीं आया था। इससे पहले एक गोल्ड आया था 2008 में, बीजिंग का ओलंपिक था जिसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है, तो वो जीता था शूटिंग कैटेगरी में, तो वो तो एथलेटिक्स में आता नहीं है। एथलेटिक्स में अगर पूछा जाए तो ये इकलौता गोल्ड है भारत का। अगला, हाल ही में किसने नेत्रहीनों के लिए दिव्य नयन नामक रीडिंग डिवाइस डेवलप की? तो अभी हाल ही में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने दोस्तों एक रीडिंग डिवाइस डेवलप की है नेत्रहीनों के लिए। जो नेत्रहीन होते हैं, जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये बेसिकली वर्क करेगा। जो नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए जो लिपि होती है, कौन सी लिपि है, जिसे हम लोग कहते हैं लुई ब्रेल लिपि। ठीक है, लुई ब्रेल दिवस भी 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। तो उन सब चीज़ों, उसी बेसिस पर ये भी एक प्रकार से काम करेगा। जो भी प्रिंटेड चीज़ें होंगी, जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे, स्पीच आउटपुट में कन्वर्ट करके इसके थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू रीड किया जा सकेगा। नेत्रहीन भी अब पढ़ सकेंगे इसके थ्रू। ठीक है, CSIR ने डेवलप किया है। CSIR के बारे में बात करें, 1942 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। अगला देखते हैं, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों गांधीनगर गुजरात में आयोजित कराया जाएगा। इससे पहले वाला लखनऊ में हुआ था, जो कि 11वां संस्करण था। इस बार ये होगा 12वां संस्करण, जो कि होगा गांधीनगर गुजरात में, डिफेंस एक्सपो। ठीक है, कब होगा? मार्च 2022 में होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले जी को दोस्तों सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए। आशा भोसले को हिंदी सिनेमा में इनके प्लेबैक सिंगिंग के लिए दिया गया है। इनका योगदान जो रहा है, कंट्रीब्यूशन जो रहा है, उसके लिए अवार्ड दिया जा रहा है। इनको दोस्तों ऑलरेडी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑलरेडी ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सन 2000 में इनको मिला था। ठीक है, तो फिलहाल इनको अब महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये लता मंगेशकर की बहन है। अच्छा दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज जो फॉलो करते होंगे, उनको डेली करंट अफेयर से या करंट अफेयर से कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपका करंट अफेयर दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा करंट अफेयर से आपको प्यार हो जाएगा, करंट अफेयर आपकी जिंदगी का, लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, आप बिल्कुल अवेयर हो जाओगे। ऐसे ही करंट अफेयर की तरह अब से आपके लिए डेली जीके टेस्ट की सीरीज भी शुरू की गई है। मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर आता है, इवनिंग में दोस्तों डेली जीके टेस्ट होता है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस लाए जाते हैं। बिल्कुल डिटेल वीडियो होती है, बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझाया जाता है, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। 25 क्वेश्चन पढ़ने के बहाने आप लगभग 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ लेते हो। तो इस वजह से आप लोग इस सीरीज को भी फॉलो जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपका आप तक पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, INS विक्रांत। ये दोस्तों अभी इसमें 75% के आसपास या कहीं 80% तक का जो इक्विपमेंट यूज किया गया है वो स्वदेशी रूप से यूज किया गया है, स्वदेशी तरीके से ये बनाया भी गया है। इसी वजह से इसे स्वदेशी विमान वाहक पोत कहा जा रहा है, भारत का पहला INS विक्रांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी 1 वर्ष तक इसका परीक्षण चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये रसिया में आयोजित कराया जाएगा दोस्तों। ये 22 अगस्त से शुरू होगा और चलेगा 4 सितंबर तक। इस बार का इसका 7वां संस्करण होगा। दुनिया भर की तमाम सेनाओं से यहाँ पर टीमें आएंगी और वो खेलों में हिस्सा लेंगी।
ठीक है। भारतीय सेना की तरफ से भी 101 सदस्यों का 101 सदस्य जो खिलाड़ी हैं सेना में वो जाएंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। रसिया में आयोजित कराया जाएगा। अगला, यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दोस्तों यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अगस्त महीने के लिए दोस्तों अध्यक्षता पाए हुए हैं। ठीक है, 2 बार अध्यक्षता मिलती है अस्थायी सदस्यों को। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, भारत भी अस्थायी सदस्य है अभी। ठीक है, यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है। 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर जिनको वीटो पावर प्राप्त होती है, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। अब इन 10 में से 5-5 प्रत्येक दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, 5-5 करके। अब देखिए यहाँ पर जो वीटो पावर प्राप्त देश हैं इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों चाइना है जो कि भारत की बदले में पा गया था, वीटो पावर अध्यक्षता पा गया था। ठीक है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और है रसिया। तो इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, ये परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं यूएनएससी की डिबेट की अध्यक्षता करने वाले। ओके, अगला, आईटीबीपी ने पहली बार युद्ध में अपनी किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया? तो आईटीबीपी ने दोस्तों पहली बार 2 महिलाओं को नियुक्त किया है अधिकारी के रूप में युद्ध में। ठीक है, प्रकृति और दीक्षा, इन दोनों को नियुक्त किया है। अभी तक क्या होता था, आईटीबीपी हुआ या फिर मैक्सिमम फोर्सेज ऐसे हैं जहां पर जब महिलाएं वहां पर ऐड की जाती है फोर्स में तो उनको या तो मेडिकल डिपार्टमेंट दे दिया जाता है या तो ऑफिशियल वर्क दे दिया जाता है। लेकिन युद्ध में उतारने वाला आईटीबीपी, अभी देखिए आईटीबीपी ने पहली बार 2 महिलाओं को उतारा है युद्ध में। आईटीबीपी सीएपीएफ का ही एक हिस्सा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 को, 1962 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके एस देसवाल जी। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लिखी? तो द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों अनुराधा रॉय ने। अनुराधा रॉय एक फेमस उपन्यासकार हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इनकी और पुस्तकों के बारे में बात करें तो एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी द फोल्डेड अर्थ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों जिस दिन नीरज चोपड़ा ने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, उस दिन को यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अब से मनाया जाएगा, नेशनल जेवलिंग थ्रो डे। ठीक है, नीरज चोपड़ा के सम्मान मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता है, भारत के लिए इकलौता गोल्ड आया है। तो 7 अगस्त को इन्होंने जीता था, इस वजह से 7 अगस्त को अब राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगला, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है दोस्तों 122वें स्थान पर। पहले स्थान पर सिंगापुर है, सेकंड पर है स्लोवानिया और थर्ड पर है नॉर्वे। भारत है 122वें स्थान पर। जारी करता है राष्ट्रमंडल सचिवालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर आईटी पुरस्कार की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी जी के सम्मान में आईटी पुरस्कार की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के करंट टाइम पर जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसकी घोषणा की है। दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बना? तो वो बन गया है टिकटॉक। टिकटॉक ने सबको पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। टिकटॉक जो है चाइनीज कंपनी है, चाइनीज की है, भारत में फिलहाल के लिए ये बैन हो चुकी है बहुत पहले ही। ठीक है, ये बाइट डांस नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, बाइट डांस, चाइना की। तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की ये टिकटॉक कंपनी है जो डाटा वगैरह चुराया करती है। ठीक है, और इसके सीईओ हैं साउ जी च्यू। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो यहीं पर ऑप्शन में दिख जाएगा 12 जनवरी। और लोग जल्दबाजी में गलती भी कर देते हैं। देखिए मैंने ऐसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो देखिएगा आप इसमें 40% लोग 12 जनवरी लगा करके चले आएंगे जल्दबाजी में, जबकि 12 जनवरी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को है। क्लियर? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उनकी याद में मनाया जाता है। अगला, 21 अगस्त 2021 को क्वाड कंट्रीज की नेवी के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित होगा? तो वो आयोजित होगा मालाबार। मालाबार में देखिए दोस्तों ये 4 देशों के बीच में होता है और क्वाड कंट्रीज जो है, हमारी वाली क्वाड कंट्री
इसमें देखिए जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। मैं हमारी वाली क्वाड कंट्री क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों एक और क्वाड कंट्री अब बन रहा है, एक और क्वाड का संगठन बन रहा है, अमेरिका ने घोषणा की है। उसमें कौन कौन होंगे, उसमें अमेरिका अगेन उसमें भी होगा, अफगानिस्तान होगा, इसके साथ पाकिस्तान होगा और होगा उज्बेकिस्तान। तो ये दूसरा क्वाड ग्रुप बनने जा रहा है। एक तो जो क्वाड ग्रुप हमारा वाला है, अपना वाला इंडिया वाला, ये चाइना को काउंटर करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बीच में मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ करता है। ठीक है, चलिए अगला, द हिमालयन फिल्म महोत्सव जो कि पहला संस्करण होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा। तो द हिमालयन फिल्म महोत्सव पहली बार दोस्तों आयोजित होने जा रहा है और लद्दाख इसकी मेजबानी करेगा। इसमें हिमालयी फिल्मों को दिखाया जाएगा जिससे उनका भी प्रमोशन किया जा सके। तो ये आयोजित होगा 24 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक, यानी अगले महीने आयोजित होगा। ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा। तो भारत दोस्तों ये सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरब के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास करेगा। अभी जायद तलवार आया था, जायद तलवार, ठीक है, जायद तलवार अगर पूछा जाए तब आप याद रखेंगे यूएई और इंडिया के बीच में हुआ जायद तलवार। जायद मेडल आप सुने होंगे, जायद मेडल भाई यूएई के द्वारा दिया जाता है, तो यहीं से जायद तलवार आप याद रखेंगे। यूएई के बीच में और इंडिया के बीच में ये आयोजित हुआ। ठीक है, जायद तलवार। जबकि अल हिंदी जो हुआ, अल मोहद अल हिंदी, ये सऊदी अरब और इंडिया के बीच में हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर्स डे, वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अगर पूछा जाए शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे, तो वो दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद रखने चाहिए। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये जनवरी से ही शुरू हुआ है, हर महीने दिया जाता है। जनवरी में दिया गया था सबसे पहले ऋषभ पंत को और धीरे धीरे हर महीने दिया जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो अभी जुलाई मंथ के लिए दिया गया है रिसेंटली, क्योंकि अब रिसेंट वाला ही आपको याद रखना है। तो जुलाई मंथ के लिए साकिब अल हसन को दिया गया जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर है, और स्टेफनी टेलर जो कि वेस्ट इंडीज की हैं, महिला क्रिकेटर हैं, वहां के कैप्टन हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया है। देखिए एक महिला को दिया जाता है, एक पुरुष की टीम को दिया जाता है। तो ये 2 प्राप्तकर्ता होते हैं प्रत्येक महीने। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका करेक्ट। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में बात करें तो 1909 में हुआ था स्थापित, दुबई में हेडक्वार्टर्ड है और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। कौन है, ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित होगा। तो एशिया के सबसे पुराने डूरंड कप का दोस्तों 130वां संस्करण आयोजित कराए जाने की घोषणा हो चुकी है। पिछली बार यह आयोजित नहीं हो पाया था, इस बार इसका 130वां संस्करण आयोजित होगा। ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का और दुनिया का दोस्तों तीसरा सबसे पुराना है। एशिया का सबसे पुराना, दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये 5 सितंबर से शुरू होगा और चलेगा 3 अक्टूबर तक। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस महोत्सव की घोषणा की। तो आजादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की गई है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये 2 वर्षों तक चलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही कर दी गई थी, मार्च 2021 में ही साबरमती आश्रम में शुरू की गई थी, लेकिन जिस पर्पज के लिए, जिस दिन के लिए ये लॉन्च किया गया था वो दिन था 15 अगस्त। तो आजादी का अमृत महोत्सव दोस्तों 15 अगस्त से 2 वर्षों तक ये मनाया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष जब पूरे होंगे तब। ध्यान रखिएगा इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन 75 वर्ष कब पूरे होंगे, 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। कारण यह है कि एक बार तो 1947 को ही मनाया गया था। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, करो या मरो का नारा भी इसी टाइम पर महात्मा गांधी जी ने दिया था। 8 अगस्त को इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो वो बन गया है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटका पहला ऐसा भारतीय राज्य है जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर चुका है, अपने राज्य में लागू कर चुका है। एक्चुअली में लॉन्च तो हुआ था 2020 में ही भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अपने राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों ये 34 वर्षों के बाद आई थी।
1986 वाला जो एजुकेशन पॉलिसी था, सिस्टम था, उसको अपग्रेड करके ये लॉन्च की गई थी 2020 में ही। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइड वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? तो फाइड वर्ल्ड कप 2021 जीता है दोस्तों जान कार्जिटोफ दूदा ने। किसने? जान कार्जिटोफ दूदा ने। इन्होंने सर्जेई कारजाकिन को हरा करके जीता है। ठीक है, सर्जेई कारजाकिन ये रसिया के हैं, जबकि जान कार्जिटोफ दूदा जो हैं ये पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इस बार 9वां फाइड वर्ल्ड कप हुआ जो कि शतरंज का होता है, इसको जीत लिया है इन्होंने। क्लियर? अगला देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे सोजर्ड मार्जने, तो इन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। ये नीदरलैंड के निवासी हैं, 2017 में बने थे इंडियन वीमेंस टीम के कोच और मेन कोच, चीफ कोच। अब ये इस्तीफा देंगे, टोक्यो ओलंपिक तक ही ये कोच थे। अगला, हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? तो कैबिनेट सचिव हैं दोस्तों राजीव गौबा जी, इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कुछ और जो सचिव हैं उनका भी नाम रिवाइज कर लीजिए। अजय कुमार, ये देखिए रक्षा सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला जो हैं ये गृह सचिव हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश सचिव कौन है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला जी। क्लियर? अगला देखते हैं, उत्तराखंड सरकार ने महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है वंदना कटारिया, जो कि इंडियन विमेंस हॉकी टीम की एक खिलाड़ी हैं, कैप्टन नहीं है, कैप्टन तो रानी रामपाल हैं। तो इनको दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने अपना एक डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वाला एक मंत्रालय का डिपार्टमेंट, इसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया है। उत्तराखंड की ये रहने वाली भी हैं। ठीक है, अच्छा, इंडियन विमेंस हॉकी टीम से एक और पॉइंट याद रखिएगा, अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने इसको अगले 10 वर्षों तक स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। पहले भी इंडियन हॉकी टीम की को स्पॉन्सर करता ही था ओडिशा, अब ये 10 वर्षों तक भी आगे करता रहेगा। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ई नगर नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों गुजरात के सीएम ने। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये 10 मॉड्यूल सहित 52 परियोजनाओं पर, 52 प्रोजेक्ट पर काम करेगा, 52 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन जो होगा, ठीक है, संपत्ति कर, पेशेवर कर, टैक्स हुआ, पानी हुआ, जल निकासी, कोई शिकायत करना हुआ, सबके लिए ये काम होगा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा? तो यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी कांड दोस्तों, या कहें कि काकोरी ट्रेन एक्शन, ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी में एक ट्रेन को लूट लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, लखनऊ के पास में काकोरी नामक स्थान पर। तो इसी वजह से ब्रिटिश सरकार की वो ट्रेन थी और उसे लूट लिया गया था, इस वजह से इसका नाम अब देखिए ट्रेन एक्शन के रूप में कहा गया है, क्योंकि काकोरी कांड जो है ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस में देता है। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में होमलेन ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो होमलेन कंपनी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, अभी एक और ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कैसीफाई। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों राजकुमार राव बनाए गए हैं, इसी क्वेश्चन से वो भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। राजकुमार राव एक्टर हैं। अगला, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो वो बन गए जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के बॉलर हैं, और ये दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में फास्ट अगर बॉलर्स की बात की जाए तो फास्टर बॉलर्स में ये नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ओवरऑल में ये तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में। इन्होंने टोटल दोस्तों 621 से ज़्यादा विकेट ले लिए हैं। अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सीरीज चल रही है और इनके हो गए हैं तीसरे नंबर पर। पहले दूसरे कौन है? पहले पर है मुथैया मुरलीधरन और सेकंड पर है दोस्तों शान मॉर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्काई ट्रैक्स की 100 हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा का, दोहा यानी कतर। तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। टॉप 3 में अगर बात करें तो सेकंड पर है दोस्तों हनेदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान का है। थर्ड पर है चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सिंगापुर का है। ओके, अगर इंडिया के टॉप 3 एयरपोर्ट की बात करें तो इंडिया में टॉप पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
ओवरऑल रैंक है इसकी 45वीं और भारत में ये टॉप पर है। सेकंड पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओवरऑल रैंक है इसकी 64वीं, ठीक है, और भारत में दूसरे स्थान पर है। भारत का तीसरा सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है वो है सांता क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई का है, ओवरऑल रैंक इसकी 65वीं है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, कुल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया के हैं वो इस टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हुए हैं। अगला, भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन बना? तो वो बन गया है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसे वाटर प्लस प्रमाणित शहर भी घोषित कर दिया गया है। ये ऐसा घोषित करने वाला, ये होने वाला पहला भारतीय शहर है। क्लियर, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला, बंगस आवाम मेला कहाँ मनाया जाना शुरू हुआ? तो बंगस आवाम मेला दोस्तों जम्मू कश्मीर का मेला होता है, बहुत ही फेमस होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसका उद्घाटन किया है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का नाम बदलकर दोस्तों न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष हैं रजत शर्मा जी। रजत शर्मा दोस्तों इंडिया टीवी के एडिटर हैं, चीफ एडिटर। उनको नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष। ये याद रखना है आपको, पहले भी थे न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के, अब इसका नाम बदल करके न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया है। कारण ये है कि इसे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना को किस राज्य ने डीएसपी नियुक्त किया? तो डीएसपी नियुक्त किया है दोस्तों किसने? असम राज्य सरकार ने। असम ने ही दोस्तों ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाने वाली हिमा दास को भी डीएसपी नियुक्त किया था। याद होगा आपको, मैंने आपको कवर करके बताया था ये क्वेश्चन भी। हिमा दास को भी डीएसपी नियुक्त किया गया था और अब लवलीना को भी डीएसपी नियुक्त किया गया है असम की पुलिस में। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने इस बार जीता है कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये एक बॉक्सर हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में कहा कि उपराज्यपाल ने प्रूफ नामक ऐप लॉन्च किया? तो प्रूफ ऐप लॉन्च किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने। प्रूफ का एक्चुअली में फुल फॉर्म भी होता है। क्या होता है फुल फॉर्म प्रूफ का? प्रूफ का फुल फॉर्म होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो जहां काम कर रहे हैं, वो वहां का फोटो भी भेजें, ठीक है, इस एप्लीकेशन पर अपलोड करें। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही साथ में अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लोग मन से काम करेंगे, ठीक है, और शासन प्रणाली में भी सुधार आएगा। अगला, हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल दोस्तों एक परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल है। 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है, और इसे 1987 से ही बनाया जा रहा है। 2007 में इसे पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया था। मैंने आपको पाकिस्तान की और भी मिसाइलों के नाम गिनाए हुए थे एक दिन, याद हो आपको? हत्फ नाम का एक मिसाइल है, हत्फ नाम की, ठीक है। अब्दाली जो है, अब्दाली ये भी पाकिस्तान की मिसाइल है। गौरी है, शाहीन है, ठीक है, शाहीन है, और एक तो यहाँ पर ऑप्शन में ही लिखा गया है बाबर जो है, ये भी है, ठीक है। ये सभी मिसाइलें हैं पाकिस्तान की। अगला, टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत ने कितने पैरालंपिक खिलाड़ियों का दल भेजा? देखिए, अब टोक्यो पैरालंपिक आने वाला है। टोक्यो पैरालंपिक अभी 24 अगस्त से शुरू होगा और चलेगा 5 सितंबर तक, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड वाले जो वीडियो आएगी इस अगस्त मंथ की, इसको मैं अच्छे से आपको कवर करके इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ टोक्यो पैरालंपिक पर भी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक के लिए दोस्तों भारत ने अभी हाल में 54 खिलाड़ियों का दल भेजा हुआ है। जब भी ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक यानी पैरा एथलीट के लिए, यानी जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए ये गेम होता है, ओलंपिक होता है, ठीक है। इस बार दोस्तों 540 इवेंट्स कराए जाएंगे, जिसमें से 22 स्पोर्ट्स जो होंगे वो शामिल होंगे। क्लियर। टोक्यो जापान में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। कारण ये है कि 14 और 15 अगस्त को दोस्तों, ये जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो बहुत सारे लाखों हजारों लोगों की हत्याएं भी की गई थी। बहुत लोग इधर से उधर आने जाने में, यानी पाकिस्तान से भारत आने, भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने में, दंगे फसादों में उनको अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो इन सब की याद में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो था अगस्त का पार्ट 1।
पार्ट 2 जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे ही अगस्त मंथ कंप्लीट होगा तब, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स लगे होते हैं, इस वजह से मैं आपको हाफ हाफ करके 2 बार में दे दिया करता हूँ। इससे जो स्टूडेंट का एग्जाम लगा है, जैसे अभी यूपी SSSC PET का एग्जाम लगा हुआ है, ये एग्जाम है 24 अगस्त का, अगर मैं आपको अगस्त महीना कंप्लीट होने के बाद अगर वीडियो देता तब फिर बहुत सारे लोगों का कोई फायदा नहीं हो पाता, लेकिन नहीं तो आप देखिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ओलंपिक के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, अगस्त महीने के सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट यूपी SSSC PET एग्जाम के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए, और भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को। बाकी की जो भी वीडियोज होती है प्लेलिस्ट का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करता हूँ, आप लोग देख दिया लिया करो। अगर आप लोग वहां पर नहीं पाते हो तो एप्लीकेशन में जाओ, फ्री वीडियोस कैटेगरी में जाओ, वहां पर जाकर के आप ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आप इसकी क्विज सॉल्व कर लेना जाकर के MZT ऐप सर ऐप से, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड कर लेना। अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप इसे भी देख सकते हो। ई बुक भी आती है, ई बुक भी आप चेक कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों की ई बुक आई हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं, किफायती दरों में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं की हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।